वेलकम टू द मयूर क्लासेस। आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मैं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स उठा रही हूँ, वो भी 11th एंड 12th क्लास की, जो हमारे लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसमें चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। पहला है चैप्टर का नाम इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री के बारे में। फिर सेकंड चैप्टर है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर के बारे में। तीसरा चैप्टर है वैदिक कल्चर के बारे में। फोर्थ चैप्टर है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। फिफ्थ चैप्टर है राइज ऑफ मगध एंड एलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में। सिक्स चैप्टर जो हमें है वो है द मौर्यन एम्पायर के बारे में। सेवेंथ चैप्टर है पोस्ट मौर्यन इंडिया के बारे में। एट्थ चैप्टर है संगम एज के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में। 10th चैप्टर है हर्षवर्धना के बारे में। 11th चैप्टर है साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में, पल्लवास के बारे में। फिर साउथ इंडियन किंगडम्स सेकंड जो है चालुक्यस एंड राष्ट्रकूटारास के बारे में। 13th चैप्टर है इंपीरियल चोलास के बारे में। 14th चैप्टर है द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज के बारे में। 15th है अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में। 16th है दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। 17th चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया अंडर द दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। फिर 18th है भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। 19th इज विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। 20th is the Mughal Empire. 21 India under Mughals. 22 the Marathas. 23 the coming of Europeans. ये chapters हैं हमारे। अब let's get started with the first chapter, India, its geographical features and their impact on history. इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पहला तो जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, दूसरा हिमालयन माउंटेन्स और उनके इम्पैक्ट के बारे में, तीसरा गैंजेटिक प्लेन्स और उसके रोल के बारे में, साउदर्न पेनिनसुला एंड इट्स इफेक्ट ऑन साउदर्न इंडियन हिस्ट्री उसके बारे में, फिफ्थ चैप्टर इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। मैं इसमें एक एक लाइन रीड करके आपको एक एक पैराग्राफ रीड करके समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, उनको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है, बट उनको पढ़नी भी है क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ उन्हें 11th 12th में ले ली है। तो प्लीज़ आप पढ़िए इसे, देखिए मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, समझाऊंगी, और मेरा मोटिव यही है कि सबको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगी कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो। अगर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच 2 पार्ट्स में हम करेंगे, और अगर कुछ ज़्यादा ही लेंथी है तो वो 3 या 4 पार्ट्स में भी जा सकता है। स्टार्ट करें। इट इज जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज टू आईज। हमेशा कहा जाता है हिस्ट्री की दो आंखें, वन इज क्रोनोलॉजिकल एंड द अदर इज जियोग्राफी। दूसरी कौन सी है? जियोग्राफी। इन अदर वर्ड्स टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस। In particular, a country's geography largely determines its historical events. अब जो है ये क्रोनोलॉजी जो भी है इंडिया की, मतलब दो पार्ट्स में हिस्ट्री को देखा जाता है। एक तो क्रोनोलॉजिकली जो चीज़ें चल रही हैं, एक है जियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब जो सिग्निफिकेंट फीचर प्रोसेस है, पहले तो जियोग्राफिकली हम लार्जली देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन थी तो ये चीज़ें हुई। हिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है, रट्टा मारने का नहीं है। जितना आप हिस्ट्री को समझोगे उतनी ही आपको हिस्ट्री आएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी रामायण है और महाभारत है, हम समझते हैं क्यों हुई थी वो चीज़ें, तो ही हमें वो आज तक हमारे दिमाग में चीज़ें रिटेन है। हम आधी रात को नींद में भी हमें पता होता है पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, रावण कौन था, राम जी कौन थे, सीता माता कौन थी, हनुमान जी कौन थे, जटायु कौन था। हर एक चीज के बारे में हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को समझा है। तो हिस्ट्री रट्टा मारने की चीज तो पहली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, हिस्ट्री समझने की चीज है। तो
हम समझ के करेंगे, इसलिए मैं एक-एक लाइन रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आती हिस्ट्री। The Indian subcontinent is a well-defined geographical unit. It may be divided into three main regions: the Himalayan, Indo-Gangetic Plains, and the Southern Peninsula. There are five countries in the subcontinent: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Bhutan. India is the largest among them and it comprises 28 states and 8 union territories है. ठीक है, इंडिया की कितनी 28 स्टेट्स एंड 20 सॉरी 8 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ये पुरानी बुक है इसीलिए ऐसी है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ये सर आ गया 6 की जगह 8 है. ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज. According to 20, according to 2001 census, the population of India is over 100 crore. आज तो बहुत ज्यादा है. अब जो जोग्राफिकली जो हमारा यूनिट है ना, वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. एक तो ये हिमालयन माउंटेन्स में, एक इंडोजेनेटिक प्लेन्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर है थर्ड साउदर्न पेनिनसुला के बारे में. अब इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, जो ये हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, जो एशिया के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी जो 5 कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान. इन सब में, इन पांचों कंट्री में इंडिया सबसे बड़ा है. तो उनकी स्टेट्स कितनी होगी? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होगी. According to the 2001 census, the population of India is over 100 crore. 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 100 करोड़. आज कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताना. आई होप पता होगा सबको कि आज कितनी पॉपुलेशन है. ठीक है, आ जाओ द हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयन माउंटेन्स आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालयन माउंटेन्स कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ ऑफ इंडिया के. Starting from the Pamir in the extreme northwest of India, the might Himalayan range extends towards northeast. और अभी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? पामीर से. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के. और इसकी रेंज जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ पे एक्सटेंड हो रही है? नॉर्थ ईस्ट साइड में. नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक. इसकी लेंथ कितनी है? 256 2560 किलोमीटर. कितनी लेंथ है? 2560 किलोमीटर. विद एन एवरेज ब्रेड्थ ऑफ 240 टू 30 किलोमीटर. एवरेज ब्रेड्थ कितनी है? 240 टू 320 kilometer. The highest peak of the Himalayas is known as Mount Everest with its height 8,869 मीटर. अब जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस की वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. और इसकी हाइट कितनी है? 8,869 meters. It acts as a natural wall and protects the country against the cold Arctic winds blowing from Siberia through Central Asia. जो ये एक्ट है, ये क्या वॉल जो है ये क्या एक्ट करती है? जो हिमालयंस है वो क्या एक्ट करते हैं? नेचुरल वॉल का काम करते हैं. अगर आर्टिक साइड से हमारे यहाँ ये वॉल ना हो, माउंटेन्स की वॉल ना हो, तो साइबेरियन कोल्ड विंड्स आएंगी. उससे क्या होगा? हमारा जो इंडिया वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा. पता नहीं कितने -डिग्री टेम्परेचर में हम चले जाएंगे. दिस कीप्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द एयर. थोड़ी सी गर्माइश रहती है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? हम फ्रीज हो जाएंगे अगर ये हिमालय ही नहीं होगा तो. बर्फीली हवाएं आएगी. साइबेरिया बहुत ठंडा एरिया है. The Himalayan region is mostly inhospitable in winter and the generally covered with snow. अब हिमालयन रीजन जो है वो क्या है?
विंटर्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि पूरा कवर रहता है स्नो से। जैसे लद्दाख में बर्फ पड़ती है, द्रास में पड़ती है, श्रीनगर में पड़ती है, हिमाचल में पड़ती है, तो ये हिमालयन रीजन ही तो है। इट वॉज कंसिडर for a long time that the Himalayas stood as a natural barrier to protect India against invasions. But the passes in the northwest mountains, such as the Khyber, Bolan, Kurmam, Golam, provided easy routes between India and Central Asia. अब इंडिया को कौन कौन से रूट्स जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो खैबर है, एक बोलम है, फिर खुर्रम है, गोलम है। ये ना कनेक्ट करते हैं इंडिया को किसके साथ? साउदर्न सेंट्रल एशिया के साथ। अब जो हिमालयस है ना, ये वॉल का काम तो कर ही रहे हैं, हमें क्लाइमेटिक कंडीशन से तो बचा ही रहे हैं। बट ये जो हिमालयस है, ये एक और काम करे, इन्वेजन्स को आने से रोक रहे हैं। बट सेंट्रल एशिया किससे कनेक्ट है? इन पासेस से कनेक्ट है, खैबर, बोलन, कुर्रम एंड गोलम। These passes are situated in the Hind Kush, Suleiman and the खातियार रेंजेस में है। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिंद कुश, सुलेमान एंड खेतियार रेंज। कहाँ कहाँ से रेंज में कौन कौन सी है? हिंद कुश, सुलेमान, खेतियार रेंजेस में। फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स देयर वाज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रैफिक थ्रू दीज पासेस। इससे क्या होगा? प्री हिस्टोरिक टाइम में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, ठीक है, मतलब एकदम से ट्रैफिक आएगा। Many people came to India through these passes as invaders and immigrants. अब बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं वो इन पासेस के थ्रू ना, इंडिया के तो लोग बाहर जाते ही नहीं थे, इंडिया में लोग आते थे। बहुत सारे माइग्रेंट्स आ जाते थे, इमिग्रेंट्स आ जाते थे, इन्वेडर्स आ जाते थे। द इंडो ग्रीन्स ग्रीक्स, Parithans, Shakas, Kushanas, Hunas, Truks entered India through these passes. अब ये इंडियन आर्यंस है, ग्रीक्स हैं, परिथानियंस हैं, शाखास हैं, कुशानास हैं, हुनास हैं, ट्रक्स हैं, ये इन पासेस के थ्रू अंदर आते थे, अंदर आए थे। द स्वात वैली इन दिस रीजन फॉर्म्ड अनदर इम्पोर्टेंट रूट। स्वात वैली जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस रीजन में। Alexander and Macedon came to India through this route. Alexander of Macedon, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का कहाँ से आया था? इसी रूट से आया था। Apart from invading armies, missionaries, merchants came to India through these routes. इनकी आर्मीज भी आती थी। मिशनरीज कौन होते हैं? जो आपका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो मर्चेंट्स, व्यापारी लोग आते थे, बिजनेसमैन्स आते थे। देयरफॉर दीज पासेस इन द नॉर्थवर्ड माउंटेन्स फैसिलिटेट ट्रेड एज वेल एज कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। ये क्या बनाते हैं? कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ये पासेस कॉन्टैक्ट बनाते हैं किसके बीच में? इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर इन काराकोरम रेंज, जो ये नॉर्थ है काराकोरम रेंज में, नॉर्थ का जो कश्मीर है काराकोरम रेंज में, ये सेकंड पीक है वर्ल्ड की, हाईएस्ट पीक है। द सेकंड हाईएस्ट पीक किसकी है? वर्ल्ड की। माउंट गोदानी ऑस्टिन इज सिचुएटेड हियर। कौन सा माउंट है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा माउंट है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। This part of the Himalayas and its passes are high and snow covered in the winter. ये पार्ट जो है हिमालयस के, इससे पास हो रहे हैं और कवर्ड होते हैं स्नो से। The Karakoram highway via Gilgit is connected to Central Asia, but there was a little communication through this route. अब ये जो रूट है बाय गिलगिट कनेक्ट है, बट ये कहाँ से? सेंट्रल एशिया से, पर यहाँ इस रूट से कम्युनिकेशन कम होती है। द वैली ऑफ कश्मीर इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स। जो वैली है कश्मीर की, वो किससे कवर रहती है? माउंटेन से। However, it could be reached through several passes. इसका मतलब यहाँ से बहुत सारे passes जाते होंगे। The Kashmir Valley remains unique for its tradition and culture. जो कश्मीर की वैली है वो किसके लिए यूनिक मानी जाती है? उन ट्रेडिशन के लिए और कल्चर के लिए।
नेपाल इज ऑल्सो ए स्मॉल वैली अंडर द फुट ऑफ हिमालय। नेपाल जो है बड़ी छोटी वैली है, इसके अंदर नेपाल जो है हिमालयस के फुट पे है और बहुत छोटी सी वैली है। एंड इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम गैंजेटिक प्लेन्स थ्रू ए नंबर ऑफ पासेस। अब इनके पासेस कहाँ से ज्यादा एक्सेस होते हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन से। अब इन द ईस्ट इन द ईस्ट द हिमालयस एक्सटेंड अप टू असम। और हिमालयस कहाँ से एक्सटेंड होते हैं? असम की ओर। द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है इस रीजन में, आर पटकोई, नागोई एंड लुशाई रेंजेस। अब जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स माउंटेन्स कौन कौन सी माउंटेन्स में कौन कौन सी रीजन्स है, रेंजेस है? पटकोई, नागोई एंड लुशाई। कौन कौन सी है? पटकोई, नागई एंड लुशाई। These hills are covered with thick forest due to heavy rains and mostly remain inhospitable। वो क्या है, इसमें ये कवर रहते हैं किससे? थिक फॉरेस्ट किससे कवर रहते हैं? हैवी रेन से। और मतलब यहाँ पे रहने का तरीका नहीं, मतलब लोग रहेंगे कैसे? इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, बारिश हो रही है, घने जंगल है। The mountains of northeast India is difficult to cross many parts of this region and had remained in relative isolation। जो ये ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो ये यहाँ पे क्रॉसेस है ना, यहाँ पे रहना मुश्किल है। और ये ना मतलब अलग ही रहते हैं थ्रू आउट द इंडिया से। नेक्स्ट है द इंडो गैंजेटिक प्लेन। द इंडो गैंजेटिक प्लेन इज irrigated by three important rivers। तीन important rivers में है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी तीन rivers है? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। दिस वास्ट प्लेन इज मोस्ट fertile and the productive because of the alluvial soil brought by the streams through the streams of the rivers and its tributaries। अब ये जो तीन रिवर है ना, यहाँ पे कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल होती है। ये जो इनकी स्ट्रीम्स जो है ना, इनकी स्ट्रीम्स की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो सॉइल है वो बड़ी अच्छी होती है, प्रोडक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज है। The Indus River rises beyond the Himalayas and its major tributaries। अब इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय? झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। ठीक है। इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है मेजर? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। द पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। पंजाब की जो प्लेन्स है वो किसके लिए बेनिफिटेड है? इंडस रिवर सिस्टम के लिए। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। जो पंजाब है वो किससे लैंडेड है? 5 रिवर से। तो पंच मतलब 5। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर ऑफ द वैली ऑफ इंडस। सिंध कहाँ पे है? इंडस वैली के, मतलब लोअर वैली ऑफ द इंडस, इंडस के लोअर साइड पे है। द इंडस प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल। इंडस प्लेन किसके लिए जाना जाता है? फर्टाइल सॉइल। जाना ही जाएगा, 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। The Thar Desert and the Aravalli Hills are situated in between the Indus Gangetic Plain। और जो थार डेजर्ट है और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वो कहाँ पे है? किसके उसमें है, किसके बीच में सिचुएटेड है? थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स इंडस और गैंजेटिक प्लेन्स के बीच में। माउंट आबू इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स का कौन सा वो हाईएस्ट पॉइंट है? माउंट आबू। कितना है?
5650 फीट। माउंट आबू किसका हाईएस्ट पॉइंट है? अरावली हिल्स का। द गैंजेटिक रिवर राइजेस इन द हिमालयस, फ्लोज साउथ एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट। जो ये गैंजेटिक वो है, द गंगा रिवर जो है वो कहाँ से राइज होती है? हिमालय से। और कहाँ को जाती है? फ्लोज साउथ, साउथ की तरफ जाती है एंड देन टुवर्ड्स द, फिर किसकी तरफ हो जाती है? ईस्ट की तरफ। नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट। द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू गंगा। अब जो रिवर यमुना है वो किसके पैरेलल है? गंगा के। और बाद में दोनों क्या हो जाती है? ज्वाइन हो जाती है। द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड डोब। जो इन दोनों एरियाज के बीच में, दोनों रिवर्स के बीच में जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? डोब। मीनिंग द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब जो लैंड है उनके बीच के दो, डोब का मतलब क्या होता है? लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। जो लैंड है दोनों रिवर्स के बीच में उसको कहते हैं डोब। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? गोमती, सूर्या, घाघरा एंड गंडक। कौन सी है गंगा की? गोमती, सूर्या, घाघरा एंड गंडक। और इंडस की? झेलम, रवि, यहाँ पे लिखा है झेलम, रवि, चेनाब, सतलुज एंड ब्यास। और गंगा की कौन कौन सी है? गोमती, सरायू, गागर एंड गंडक। गंगा की कौन सी? गोमती, सरायू, घाघर एंड गंडक। In the east of India, the Ganga plains merges into plains of Brahmaputra. अब ईस्ट में आते आते जो ईस्ट इंडिया में, वहां पे कौन सी मर्ज हो जाती है? ब्रह्मपुत्र। द रिवर ब्रह्मपुत्र बियॉन्ड द हिमालय। अब जो रिवर ब्रह्मपुत्र है कहाँ से आती है? पीछे से आती है, हिमालय के पीछे से, एंड फ्लो अक्रॉस द तिब्बत। और कहाँ तक जाती है? तिब्बत की तरफ जाती है। एंड देन कॉन्टिन्यूसली थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कॉन्टिन्यूसली कौन से प्लेन्स पे जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, प्लेन्स की तरफ जाती है। इट इज ए वास्ट, बहुत ज्यादा बड़ी है, बट ए स्लो मूविंग रिवर फ्रॉम सेवरल आइलैंड्स। और ये क्या है? एक स्लो मूविंग रिवर है। The Indo-Gangetic Plain has contributed to the rise of urban centers, particularly on the river or the confluence of river. The Harappan culture flourished in the Indus Valley. अब हड़प्पन कल्चर कहाँ फ्लरिश हुआ था? इंडस वैली में। और ये जो ये क्या करते हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन का इतना कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स बनने लगे, बैंक्स, रिवर के बैंक्स के बाद। द वैदिक कल्चर प्रॉस्परड इन द वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स। अब जो वैदिक कल्चर है ये कहाँ पे आया था सबसे पहले? वेस्टर्न ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स के। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली एंड द पाटलिपुत्र are some of the important cities of Gangetic Plain. Gangetic Plain की कौन सी important कुछ cities कौन कौन सी हैं? बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और पाटलिपुत्र। The city of Patliputra was situated at the confluence of Son River with the Ganges. अब जो पाटलिपुत्र सिटी है वो कहाँ पे है? सोन रिवर के पास। सोन रिवर के पास विद द गंगा, गंगा के साथ। इन द एंशिएंट पीरियड पाटलिपुत्र हैड रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मौर्यस, सुंगास, गुप्तास एंड अदर किंगडम्स। एंशिएंट पीरियड में पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल रह चुकी है? मौर्यस की, सुंगास की, गुप्तास की और अदर किंगडम्स की। पाटलिपुत्र का किस किस की रह सकती कैपिटल? मौर्यस की, सुंगास की, गुप्तास की एंड अदर किंगडम्स, और दूसरे किंगडम्स की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गैंजेटिक प्लेन इज दिल्ली। जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो क्या है गैंजेटिक प्लेन की? दिल्ली। कौन सी है? गैंजेटिक प्लेन की वेस्टर्न साइड पे जो सिटी कौन सी इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली।
मोस्ट ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स, सबसे ज़्यादा बैटल्स इंडियन हिस्ट्री में कहाँ पे लड़ी गई है? कुरुक्षेत्र में, तराइन में, पानीपत, जो किसके पास है? दिल्ली के पास। ऑल्सो दिस प्लेन हैज had always been a source of temptation and attraction for the foreign invaders due to its fertility and productive health. अब जो ये प्लेन्स है ये किसके लिए टेम्पटेशन का काम करते हैं, अट्रैक्शन किसके लिए? फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। क्यों? क्यों है? क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इम्पोर्टेंट पावर्स फॉट द पोजेशन ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैलीज, इम्पोर्टेंट पावर्स खेली जाती है, पावर्स यहाँ पे लड़ी जाती हैं। और प्लेन्स के बारे में स्पेशली गंगा यमुना दो proved to be the most coveted and concentrated areas। ये जो डोब का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। The river in this region served as arteries of commerce and communication। जो ये रिवर है ये किसका काम करता है? आर्टरीज ऑफ कॉमर्स का और कम्युनिकेशन का। यहाँ से सामान लिया जाता है, दिया जाता है, बाहर जाता था हमारा। क्या होता था? एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। इन एंशियंट टाइम्स इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स, रोड्स बनाना मुश्किल थे। सो मैन एंड मटेरियल वर मूव्ड बाय वोट। ये किसके थ्रू जाते थे? वोट के थ्रू। द इम्पोर्टेंट रिवर फॉर कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यू टिल द डेट। आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कब तक? टिल द डेज ऑफ, कब तक इम्पोर्टेंस रही? आज भी पोर्ट्स है ना, तो कब तक इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस रही? ईस्ट इंडिया की कंपनी तक। अब हम कल पढ़ेंगे द साउदर्न पेनिनसुला के बारे में। साउदर्न पेनिनसुला क्या है, ठीक है। फिर इंडियन डाइवर्सिटी एंड लैंड के बारे में, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और आपको कोई भी मुझे फीडबैक देना है आप मुझे दे सकते हैं। और ये वीडियो मैं बहुत लेट नाइट शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी पढ़ा नहीं पा रही हूँ। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँ, और एक लेक्चर में नहीं, एक लेक्चर में ही ट्राई करूँ पूरी वीडियो को एंड करने की। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट।